अमेरिका चीन के बीच अब मतभेद और गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही हांगकांग से तरजीही व्यापार का दर्जा भी छीन लिया गया है। ट्रंप ने हांगकांग में दमनकारी गतिविधियों और अत्याचार के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस कानून से चीन को उसके कुकर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कई शक्तियां मिलेंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हांगकांग में जो कुछ हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। ऐसे में उनकी स्वायत्तता को खत्म करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने चीन की तकनीक और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का सामना किया। हमें सुरक्षा कारणों से कई देशों को इस बात पर मनाना पड़ा कि हुआवे खतरनाक है। अब यूके ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने देखा कि हांगकांग में क्या हुआ। उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई ताकि फ्री मार्केट में वह स्पर्धा ना कर सके। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब हांगकांग छोड़ने वाले हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा स्पर्धी खो दिया है। हमने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अब हांगकांग को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि विकासशील देशों के नाम पर चीन लगातार अमेरिका से फायदा लेता रहा है। WHO पर भी बरसते हुए ट्रंप ने कहा कि यह संगठन चीन की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्होंने कहा, यह कहने में मुझे कोई गरज नहीं है कि पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के लिए चीन ही जिम्मेदार है। भारत के साथ चीन के सीमा विवाद के चलते चीन को कई तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। चीन का ऑस्ट्रेलिया से भी विवाद चल रहा है। लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के चीन को बड़ी झटका देने का कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हांगकांग के करीब 10,000 नागरिकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसकी वजह से चीन की बौखलाहट बढ़ने की उम्मीद है। चीन ने हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद से वहां स्थानीय स्तर पर हांगकांग के लोगों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। चीन की तरफ से आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन सहित 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के पास चीन के खिलाफ संपर्क किया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में निवास करने वाले हांगकांग के करीब 10,000 नागरिक उनका वीजा समाप्त होने पर वहां की स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मंत्री एलन टुडगे ने कहा है कि चीन के नए कानून से हांगकांग के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सरकार ने उन्हें ऑफर दिया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान श्री राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के विवादास्पद बयानों पर अब नेपाल की सफाई आई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीएम ओली का बयान किसी भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम ओली का बयान किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका किसी भी भावनाओं को आहत करने का भी कोई इरादा नहीं था। बयान अयोध्या और उसके सांस्कृतिक मूल्य को कम करने को लेकर नहीं दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया विवाद खड़ा करते हुए दावा किया कि वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थोरी में हुआ था। ओली ने कहा, हालांकि वास्तविक अयोध्या वीरगंज के पश्चिम में थोरी में स्थित है। भारत अपने यहाँ भगवान राम का जन्मस्थल होने का दावा करता है। अयोध्या के संतों ने भी नेपाली पीएम द्वारा भगवान राम को नेपाल का बताने और असली अयोध्या नेपाल में होने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। संतों ने कहा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की गलत बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री चीन के प्रभाव में लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं।
राजस्थान के डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे अपनी बात रख सकते हैं। अभी तक सचिन पायलट ने पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से मिले नोटिस से भले ही नाराज होकर सचिन पायलट ने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाला, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तैयार किया है विधायक दल की बैठक में पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने का फैसला लिया है। पार्टी ने उनके 2 करीबियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पायलट बीजेपी की जाल में उलझ गए हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का आंतरिक कलह बताया है। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे आज धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमारी कोई औपचारिक मीटिंग प्रस्तावित नहीं है। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट की बीजेपी में शामिल होने को लेकर शेखावत ने कहा है कि कोई भी बड़े जनाधार वाला नेता किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहे तो उसका स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में गहलोत सरकार अल्पमत में है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले लंबे समय से जो फिल्म चल रही थी उसकी निर्माता, निर्देशक, नायक, लेखक एक ही व्यक्ति थे और वो अशोक गहलोत थे। आजकल बॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा है कि कोई फिल्म असफल होती दिखे तो उसे सफल बनाने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जाते हैं। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार हर क्षेत्र में जिस तरह से असफल हुई है, उसके बाद उन्हें इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना ही था। यूपी के कानपुर पुलिस हत्या का गुनहगार विकास दुबे भले एनकाउंटर में मारा गया हो, लेकिन उस केस की एक परतें अब खुलने लगी हैं। मंगलवार को पुलिस ने विकास दुबे के सहयोगी फरार अपराधी और 50,000 के इनामी शशिकांत उर्फ सोनू पांडे को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में लूटी गई इंसास और AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद शशिकांत की पत्नी का फोन से बात करते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा, बाहर 2 आदमी मृत पड़े हैं, मेरे दरवाजे पर आंगन में एक आदमी मरा पड़ा है, ये सब लोग भाग गए हैं, क्या कहेंगे जब पुलिस आएगी। अमृतसर के स्थानीय इलाके में रेल हादसा हो गया। गनीमत रही कि किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शहर के अनगढ़ में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पलट गए, जिससे विभाग को खासी परेशानी हुई। हादसे में रेलवे लाइन के पास लगे पोल टूट गए। कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो रेलवे विभाग जांच में जुट गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,15,000 नए मामले सामने आए हैं और 5,311 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक दुनिया में 1,34,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,80,000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50 लाख एक्टिव केस हैं और इसका इलाज जारी है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर देश भर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये 9,37,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। देश में कोरोना के अब तक 9,37,625 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 5,93,088 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 24,315 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी
3,19,770 एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में 6,741 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2,67,665 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में 1,606 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,15,340 के पार हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में कल कोरोना वायरस के 1,912 नए मामले सामने आए, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 42,092 पहुंच गई है। कोरोना के कारण अब तक 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,526 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,47,324 हो गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 2,099 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 1,916 नए मामले सामने आए, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 33,019 पर पहुंच गया है। केरल में 608 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 8,931 हो गई है। एमपी के उज्जैन में बीते दिन मोबाइल चोरी के मामले में जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। फाजलपुरा के रहने वाले तेज सिंह बाथम और राकेश उर्फ बंटू ठाकुर को हिरासत में लिया गया। दोनों शातिर चोर लोगों से मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। आरोपी तेज सिंह बाथम पर 5 थानों में प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के पास से 4 मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 85,000 बताई गई है। मोबाइल अलग अलग क्षेत्र से चुराई गई। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश गुड्डू को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। गुड्डू पहाड़ी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। गुड्डू के साथ 3 और बदमाश रहे, मगर एनकाउंटर के समय मौका पाकर वो लोग भाग निकले, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की लिस्ट में गुड्डू का नाम टॉप 10 में था। कांग्रेस पार्टी ने संजय झा को प्रवक्ता पद से हटाने के बाद अब पार्टी ने से भी निलंबित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि संजय झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से तुरंत पार्टी से निलंबित किया जाता है। संजय झा के निलंबन पर प्रेस रिलीज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बाला साहब थोराट की ओर से जारी की गई। इससे पहले कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था, जिसके चलते संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। गौरतलब है कि झा ने पिछले दिनों एक लेख के माध्यम से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। उत्तर भारत के इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई तो मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ से 89,000 लोग प्रभावित हुए। वहीं आईएमडी ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है और कहा है कि अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के तटीय जिलों में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे के लिए भी है। कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद और जालना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि ऑरेंज और येलो अलर्ट के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोकण क्षेत्रों के लिए जारी किए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर कार्यरत एक नर्स के साथ अस्पताल के ही डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला आयोग हरियाणा द्वारा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग पंचकुला को जवाब देने के लिए कहा है। इस
इस मामले में अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने आरोपी डॉक्टर और पीड़ित पक्ष को जांच के लिए बुलाया था। इस दौरान अस्पताल के सभी नर्स एकत्रित हो गई और उसका गुस्सा आरोपी डॉक्टर पर फूट गया। गुस्साई सभी नर्सों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कोरोना मामले पर बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग कोरोना महामारी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को चुनाव की चिंता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस्माइलाबाद से नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इसे बनाने में केंद्र सरकार 8,650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मौके पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंबाला से कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 का निर्माण किया जाएगा। इस उद्घाटन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अनेक बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 11 परियोजनाओं की सौगात दी। देश भर में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते जहां महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं जगह जगह इसके विरोध में धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कुल्लू में भी जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से तेल की कीमतों को कम करने की मांग की गई। कुल्लू के ढालपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं ने रस्सी के माध्यम से गाड़ी को खींचकर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई तेल कीमतों के प्रति रोष व्यक्त किया। हरियाणा का सीएम सिटी करनाल क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के जान लेने को आतुर हैं। आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला करनाल के निगदू का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में झड़प हो गई। दरअसल हैबतपुर गांव के दो सगे भाइयों को बातचीत करने के लिए निगदू गांव बुलाया और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने दोनों भाइयों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सूचना मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कुल्लू के हाथी थान और बड़ा भूइंग गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि ये पानी पीने के योग्य नहीं है, लेकिन मजबूरी में ये पानी पीना पड़ रहा है। इससे कई बीमारियों का भी खतरा है। ग्रामीणों ने विभाग से इस समस्या का जल्द हल निकालने की गुहार लगाई है। वहीं ग्राम पंचायत बड़ा भूइंग के प्रधान उषा ठाकुर ने कहा कि आईपीएच विभाग के जेई को इसकी सूचना दी गई है, जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। भारत चीन के बीच कल हुई सैन्य वार्ता 14 घंटे तक चली है। 14 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से शुरू होकर रात 2 बजे तक सैन्य वार्ता चली। इसमें तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई। अभी चीनी सेना पेंगोंग इलाके के फिगर 5 पर डटी है। भारतीय सेना ने अप्रैल से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की है। भारत और चीन के कोर कमांडरों की ये चौथी बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि दोनों सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर जाएं। अप्रैल में दोनों सेनाएं जहां थी उसी जगह पर लौटें। दोनों सेनाएं अपने बड़े हथियार पीछे हटाएं। कोर कमांडर की बैठक से पहले ही चीन की सेना पीएलए फिगर 4 से फिगर 5 की ओर लौट गई है। खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।